दोस्तों एक सेकंड के लिए सोचो, जब भी तुम नॉर्थ कोरिया का नाम सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? एक पागल लीडर जो अपने पब्लिक को भूखा मारता है, एक न्यूक्लियर ऑब्सेस्ड डिक्टेटर जो उसे मिसाइल चलाता है, एक फेल्ड ब्रोक बैंकरप्ट स्टेट जो उसे सरवाइव कर रहा है लक से। यही सुना है ना आपने? CNN पे हो, BBC पे हो, हर जगह। अब एक सिंपल सवाल यह है कि यह सब तुम्हें बताया किसने, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यही क्यों बताया। क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो आपको कोई नहीं बताता। ये वीडियो सिर्फ नॉर्थ कोरिया के बारे में नहीं है दोस्तों, ये वीडियो यूएस के सबसे पावरफुल वेपन के बारे में है, जो है नैरेटिव सेट करना। वो वेपन जो बुलेट से भी ज्यादा डेडली है, जिससे वो अपने सारे पाप जस्टिफाई कर लेते हैं। एंड आई प्रॉमिस इस वीडियो के बाद आपका दुनिया के पॉलिटिक्स को देखने का नजरिया डेफिनेटली चेंज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एक पैटर्न की, एक ऐसा पैटर्न जो बार बार रिपीट होता है। जब भी कोई लीडर अमेरिका के साथ नहीं चलता, उसकी इमेज डिस्ट्रॉय होने लगती है, सिस्टमैटिकली, डेलिबरेटली। सद्दाम हुसैन 1980s में अमेरिका का यार था। CIA ने उसे सपोर्ट किया, वेपन्स दिए ईरान के अगेंस्ट। फिर जब उसने अपने टर्म्स पे खेलना चालू किया तो अचानक से वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वाला डिक्टेटर बन गया। Saddam Hussein's violations of human rights. Iraq had weapons of mass destruction. We don't want the smoking gun to be a mushroom cloud. सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कभी नहीं मिले, लेकिन इराक तबाह हो गया। 1 मिलियन से ज्यादा लोग मरे, पर नैरेटिव काम कर गया। मुअम्मर गद्दाफी, लिबिया का रूलर, जिसने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जहां फ्री एजुकेशन थी, फ्री हेल्थ केयर था और सब्सिडाइज पेट्रोल था। अफ्रीका का सबसे हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लिबिया का था। पर उसने एक गलती करी कि डॉलर की जगह गोल्ड बैक्ड अफ्रीकन करेंसी बनाना चाहा। वेस्टर्न मीडिया ने उसे ओवरनाइट मैड मैन ऑफ मिडिल ईस्ट बना दिया और लिबिया आज भी केओस में है। फिर देखो महमूद अहमदिनजाद, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, जैसे ही उसने अपने न्यूक्लियर राइट्स की बात करी और इजराइल को चैलेंज किया, पूरी वेस्टर्न मशीनरी उसके पीछे पड़ गई। इकोनॉमी बर्बाद, सैंक्शंस, आइसोलेशन। वही ईरान जो कभी अमेरिका का क्लोज एलाय था शाह के जमाने में। और हाँ, व्लादिमीर पुतिन। 1990s में जब रशिया वेस्टर्न पॉलिसीज फॉलो कर रहा था, तब पुतिन एक रीजनेबल लीडर कहा जाता था। जैसे ही उसने रशिया को अपने टर्म्स पे खड़ा करने की कोशिश करी, चाहे वो क्रिमिया हो, सीरिया हो या डॉलर से दूर जाना हो, तो अचानक से वो बॉन्ड विलन बन गया हर वेस्टर्न न्यूज रूम में। अब देखो किम जोंग उन, मिसाइल्स, न्यूक्लियर थ्रेट्स, क्रेजी हेयरकट जोक्स, यही इमेज है जो हमें सेल करी जाती है। पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी एक्चुअली ग्रो कैसे कर रही है? सैंक्शन के बावजूद वो सर्वाइव नहीं, थ्राइव कैसे कर रही है? यही सवाल आज हम आंसर करेंगे और जवाब आपको चौंका देगा। दोस्तों टाइम था 1945, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ और जापान हारा और कोरिया 2 हिस्सों में बट गया अलोंग 38 पैरेलल लाइन। एक तरफ सोवियत थे, दूसरी तरफ अमेरिकन थे। ये कोरिया के लोगों की चॉइस नहीं थी, बल्कि ये 2 सुपर पावर्स का चेस गेम था। नॉर्थ कोरिया में एक यंग गुरिल्ला फाइटर था जिसको पिक किया गया किम टू संग। ये बंदा 1930s में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जापानीज के अगेंस्ट लड़ चुका था और सोवियत रेड आर्मी में कैप्टन रह चुका था। उसे मॉस्को ने बैक करा, पैसे से, वेपन से और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी से। सोवियत ने नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर्स को ट्रेन करा, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करा और फैक्ट्रीज और रेलवेज बना के दी। नॉर्थ कोरिया वाज लिटरली बिल्ड बाय एक्सटर्नल सपोर्ट। ये आइडियोलॉजी जो थी ऑफ सेल्फ रिलायंस, जिसे जूचे कहते हैं इन नॉर्थ कोरिया, सिर्फ एक ब्रांड था, क्योंकि रियलिटी कुछ और थी और वो रियलिटी आज भी फॉलो होती है, बस इसमें प्लेयर्स बदल गए। 1950 में जब कोरियन वॉर शुरू हुआ, तब स्टालिन ने डायरेक्टली इन्वॉल्व होने से मना कर दिया, क्योंकि सोवियत यूएसए डायरेक्टली वॉर नहीं करना चाहता था। तो चाइना आया नॉर्थ कोरिया के सपोर्ट में विद 2 मिलियन चाइनीज सोल्जर्स। उन्होंने यूएस और साउथ कोरियन फोर्सेस को 38 पैरेलल तक पुश बैक कर दिया। नॉर्थ कोरिया बचा और वो था चाइना की वजह से। ये मूवमेंट ने डिफाइन करा पूरी नॉर्थ कोरियन फॉरेन पॉलिसी जो आज भी फॉलो होती है। सर्वाइवल कम्स नॉट फ्रॉम पावर बट फ्रॉम पोजिशनिंग। और ये लेसन किम फैमिली ने कभी नहीं भूला। अब यहां से स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। 1960s में चाइना और सोवियत यूनियन में सीरियस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए। इसे कहा गया द साइनो सोवियत स्प्लिट।
सोशलिज्म के इंटरप्रिटेशन पे झगड़ा चलने लगा। दोनों सुपर पावर्स एक दूसरे के दुश्मन बन गए ऑलमोस्ट, और बीच में था छोटा सा नॉर्थ कोरिया। तो अब क्या? किम टू संग ने जो किया वो जीनियस था। ऑफिशियली न्यूट्रल रहा, पर हर कोई जानता था कि वो थोड़ा सा चाइना की तरफ झुक चुका है। उसकी मीडिया बिग पावर शोविनिज्म की बात करने लगी, एग्जैक्टली वही फ्रेज जो चाइना यूएसएसआर के अगेंस्ट यूज करता था। मॉस्को समझ गया, इसीलिए यूएसएसआर ने उसका एड कट कर दिया। फिर 1964 में क्रुश्चेव सोवियत लीडरशिप से हटे और चाइना अपने कल्चरल रेवोल्यूशन के केओस में डूब गया। बीजिंग की रिलायबिलिटी खत्म हो गई। किम ने तुरंत मॉस्को की तरफ स्विंग लिया। नया सोवियत लीडर लियोनाइड ब्रिशेव आया, जो कि स्टेबल था और उसके पास ऑयल, मशीनरी और इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज थी। नॉर्थ कोरिया ने स्विच करा मॉस्को की तरफ, सपोर्ट वापस आया। और दोस्तों, ये जो पैटर्न है, चाइना से रशिया, रशिया से चाइना, दोबारा रशिया, ये नॉर्थ कोरियन सर्वाइवल का फॉर्मूला है। दोनों को प्ले ऑफ करो, किसी के भी इतना ज्यादा क्लोज मत जाओ कि दूसरा आपको अबैंडन कर दे। ये डिप्लोमेसी नहीं, ये टाइट रोप वॉकिंग है ऑफ द हाईएस्ट लेवल। और यही वो चीज है जो वेस्टर्न नैरेटिव कभी डिस्कस नहीं करता, क्योंकि अगर आप लोग समझ जाओगे कि नॉर्थ कोरिया एक्चुअली एक कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजिक स्टेट है, तो आपका क्रेजी डिक्टेटर वाला नैरेटिव कोलैप्स हो जाएगा। अब यहां एक ट्विस्ट है जो ऑलमोस्ट कोई नहीं जानता दोस्तों, कि 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था और प्रैक्टिकली ओवरनाइट नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम खत्म हो चुका था। यूएसएसआर का फ्रेंडशिप प्राइसेस प्रोग्राम, जिसमें नॉर्थ कोरिया को ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर वर्ल्ड मार्केट रेट्स के फ्रैक्शन पे मिलते थे, वो बंद हो गए थे। और इसका रिजल्ट 1990s का डेविस्टेटिंग फेमाइन। 5 लाख से 30 लाख लोग मर चुके थे सिर्फ 5 सालों में, जहां 2 करोड़ 20 लाख की पॉपुलेशन है। ये एक ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी थी। और इस वक्त पे नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा एड प्रोवाइडर कौन था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हाँ, सही सुना आपने। वही कंट्री जिस पर नॉर्थ कोरिया का एनिमी नंबर 1 का लेबल है, उसने ही फूड एड भेजा। क्योंकि इवन अमेरिका नहीं चाहता था कि नॉर्थ कोरिया कंप्लीटली केओस में जाए और इस इंस्टेबिलिटी का रिपल इफेक्ट पूरे रीजन में फैले। ये वो नुआंस है जो नैरेटिव कभी कैप्चर नहीं करता। इविल एम्पायर और जनरस एड डोनर दोनों एक ही वक्त में हो सकते हैं जब जियोपॉलिटिक्स की जरूरत हो। फिर आया 2000s का टाइम। पोस्ट सोवियत रशिया ने साउथ कोरिया को रिकॉग्नाइज कर लिया था। 1990 में ही कर लिया था, यूएसएसआर के कोलैप्स से पहले। नॉर्थ कोरिया से ऑलमोस्ट सारे टाइज कट कर लिए थे, तो प्योंगयांग ने दोबारा से पिवट किया चाइना की तरफ, और चाइना ने भी सपोर्ट किया। क्यों? आइडियोलॉजी नहीं, प्योर जियोपॉलिटिक्स के लिए। नॉर्थ कोरिया चाइना के लिए एक बफर जोन है दोस्तों, एक क्वेश्चन है जो यूएस फोर्सेस और चाइनीज बॉर्डर के बीच में है। अगर नॉर्थ कोरिया कोलैप्स हो जाए, कोरियन पेनिनसुला रीयूनिफाई हो सकता है साउथ कोरिया के अंडर, और सडनली अमेरिकन ट्रूप्स चाइना के बॉर्डर तक आ सकते हैं, जो कि चाइना कभी नहीं चाहेगा। यही वजह है कि चाहे कितने भी सैंक्शंस हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस कितने भी रेजोल्यूशंस पास करे, चाइना नॉर्थ कोरिया को कंप्लीटली अबैंडन नहीं करेगा, कभी नहीं। 2023 में नॉर्थ कोरिया का 98.3% ऑफिशियल ट्रेड सिर्फ चाइना के साथ हुआ, एक कंट्री और 98.3%। फिर आया 2022 का टाइम। रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया और इस मोमेंट ने नॉर्थ कोरिया के लिए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी खोली। देखो कैसे। यूक्रेन वॉर यूरोप का सबसे आर्टिलरी इंटेंसिव कॉन्फ्लिक्ट है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। रशिया मिलियंस ऑफ शेल्स बर्न कर रहा है हर साल। डोमेस्टिक प्रोडक्शन काफी नहीं है और प्री वॉर स्टॉक पाइल जो थे वो खत्म हो गए हैं। वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से वो ज्यादातर कंट्रीज से वेपन्स बाय नहीं कर सकता। और नॉर्थ कोरिया डेकेड्स ऑफ आइसोलेशन में उन्होंने एक चीज तो बहुत अच्छे से करी है, जो है वेपन मैन्युफैक्चरिंग इंटरनली। उन्होंने ऑफिशियली $10 बिलियन वर्थ ऑफ आर्म्स रशिया को दिए हैं। मिलियंस ऑफ आर्टिलरी शेल्स, मोटर शेल्स, हंड्रेड्स ऑफ बॉलिस्टिक मिसाइल्स, और रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 10,000 से ज्यादा ट्रूप्स। बदले में नॉर्थ कोरिया को क्या मिला? रशियन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, हार्ड करेंसी, फूड सप्लाईज, फ्यूल और ऑयल, और सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस। किम जोंग उन अब सिर्फ एक आइसोलेटेड डिक्टेटर नहीं है दोस्तों, वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है इन द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। वो एक पावर ब्रोकर बन चुका है और वेस्टर्न सैंक्शंस का प्रेशर थोड़ा कम हो गया है क्योंकि रशिया एक ऑल्टरनेटिव लाइफलाइन बन चुका है। 2024 में नॉर्थ कोरिया का हेवी केमिकल सेक्टर 10.7% से ग्रो करा, विच इज द हाईएस्ट इन रिकॉर्ड्स बिगैन। माइनिंग सेक्टर 8.8% से ग्रो करा, विच इज द बिगेस्ट सिंस 1999। ये कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये वॉर इकोनॉमी है। और टोटल एनालिस्ट एस्टिमेट ये करते हैं कि रशिया के इन्वॉल्वमेंट से नॉर्थ कोरिया ने $20 बिलियन से ज्यादा जनरेट किए हैं वेरियस इंडस्ट्रीज के इंपैक्ट के थ्रू। एक सैंक्शन आइसोलेटेड कंट्री के लिए ये अनरियल नंबर्स हैं दोस्तों। सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं है, बल्कि किम जोंग उन ने इंटरनली भी काफी मूव्स किए हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है।
जनवरी 2024 में एक मेजर डोमेस्टिक पॉलिसी अनाउंस करी जो थी 20x10 रीजनल डेवलपमेंट पॉलिसी। 10 साल का प्रोग्राम जिसमें हर साल 20 काउंटीज और सिटीज में नए लाइट इंडस्ट्री फैक्ट्रीज बनाए जाएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट कि प्योंगयांग के बाहर भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, रीजनल डिस्पैरिटीज कम होनी चाहिए। अभी तक इसका डायरेक्ट रिजल्ट यह है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर 2023 के 8.2% से बढ़ के 2024 में 12.3% पे आ गया है। दोस्तों, ये गवर्नमेंट जो अपनी पब्लिक को से भूखा मारना चाहती है, ये उसकी इमेज के लिए फिट नहीं बैठता, डज इट? और फिर है नॉर्थ कोरिया का सबसे ब्रिलियंट और डिस्टर्बिंग रेवेन्यू स्ट्रीम जो है साइबर वॉरफेयर। 2014 से नॉर्थ कोरिया ने एक इंटायरली न्यू इकोनॉमी बिल्ड करी है हैकिंग से, ब्यूरो 121। ये रिकॉनेसेंस जनरल ब्यूरो का साइबर वॉरफेयर ब्रांच है, नॉर्थ कोरिया की इंटेलिजेंस सर्विस का एक आर्म। ये लोग टारगेट करते हैं बैंक्स को, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को, गवर्नमेंट एजेंसीज को और प्राइवेट कंपनीज को ग्लोबली। इनकी मोस्ट फेमस यूनिट है द लजारस ग्रुप। और ये लोग एमेच्योर हैकर्स नहीं है दोस्तों, ये वर्ल्ड क्लास टैलेंट है जो एक स्टेट के रिसोर्सेज को यूज करके काम करते हैं। कुछ नंबर्स देखो, 2024 में लजारस ग्रुप ने $1.34 बिलियन स्टील करे क्रिप्टो करेंसी से और फाइनेंशियल सिस्टम से। 2023 से 103% ज्यादा, और 2025 में $2 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया को यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के ही वर्ड्स में द ग्रेटेस्ट स्टेट स्पॉन्सर साइबर थ्रेट टू द ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर बना दिया है। एक सैंक्शन आइसोलेटेड कंट्री डिजिटल वर्ल्ड में ओपनली लूट कर रही है जिसे कोई नहीं रोक पा रहा। तो दोस्तों, चलते हैं वापस से शुरुआत में। जब तुम किम जोंग उनको देखते हो तो क्या तुम्हें एक इरैशनल, क्रेजी और फेल लीडर दिखता है, या तुम एक कैलकुलेटेड सर्वाइवर देखते हो जो 2 सुपर पावर्स को प्ले ऑफ करता है, एक ग्लोबल वॉर में अपने आप को पोजीशन करता है, साइबर वॉरफेयर से पैसा कमाता है और एक डोमेस्टिक डेवलपमेंट एजेंडा रन करता है सबके साथ? नैरेटिव और रियलिटी दोनों अलग चीज होती हैं दोस्तों। यूएस के साथ जो लीडर्स नहीं चले, सद्दाम हो, गद्दाफी हो, अहमदिनजाद हो, असाद हो, शावेज हो, पुतिन हो, इनके बारे में कंसिस्टेंट प्लेबुक फॉलो होती आई है। पहले उन्हें क्रेजी बताओ, फिर उनकी इकोनॉमी को बर्बाद बताओ, फिर उन्हें ह्यूमन राइट्स के अब्यूजर बताओ, फिर उन पे सैंक्शंस लगाओ, उनको आइसोलेट करो और अगर पॉसिबल हो तो रेजिम भी चेंज कर लो। कभी कभी ये सब सच भी होता है, ह्यूमन राइट वायलेशन रियल है नॉर्थ कोरिया में। किम जोंग उन एक अथॉरिटेरियन लीडर जरूर है, ये डिसमिस नहीं करना चाहिए, पर सच और प्रोपेगेंडा दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। एक लीडर ब्रूटल भी हो सकता है लेकिन स्ट्रैटेजिकली ब्रिलियंट भी। एक कंट्री आइसोलेटेड भी हो सकती है लेकिन इकोनॉमिकली ग्रो भी कर सकती है। दोनों चीजें एक साथ ट्रू हो सकती हैं। और जब सिर्फ एक साइड की आप स्टोरी सुनते हो, चाहे वो CNN पे हो या फिर BBC पे हो, तो आपको सिर्फ आधी स्टोरी पता चलती है। मई 2025 में यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने खुद एस्टिमेट किया कि नॉर्थ कोरिया इज इन इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रैटेजिक पोजीशन एवर। वही यूएस जिसके सैंक्शंस ने नॉर्थ कोरिया को बर्बाद करना था, वो अब खुद कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया स्ट्रांग हो रहा है। किम जोंग उन ने अपने पार्टी की 80th एनिवर्सरी स्पीच में कहा है कि वो नॉर्थ कोरिया को द बेस्ट सोशलिस्ट पैराडाइज इन द वर्ल्ड बनाना चाहता है। रियलिस्टिक है? प्रोबेबली नहीं, पर जो चीज 6 महीने पहले इंपॉसिबल लगती थी वो आज हो रही है। दुनिया चेंज हो रही है दोस्तों, अलायंसेस शिफ्ट हो रहे हैं, नैरेटिव्स क्रैक हो रहे हैं। और अगर तुम ये सब समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबा दो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। देखते रहना, सोचते रहना और किसी एक साइड की कहानी को पूरी कहानी मत मानना। मैं हूं आपका दोस्त इकोनॉमिस्ट आदित्य गुप्ता। टेक केयर, जय हिंद।